तो द्विघात समीकरण का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है, ऐतिहासिक रूप से किस तरह से उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए, किन किन सिविलाइजेशंस ने, सभ्यताओं ने उसमें काम किया, जब हम लोग बेबीलोनियन वगैरह की बात की थी, उसके बाद अब हम लोग आज जिस तरह से पढ़ते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी जो बहुपद है उसको पढ़ चुके हैं। तो बहुपद में ही जब घात 2 होती है तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या बोलते थे, द्विघात बहुपद। और उसी बहुपद को, तो बहुपद कैसे लिखा करते थे, y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, या फिर पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देते थे ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम लोग क्या लिख देते थे, बहुपद लिख देते थे। अब इसी बहुपद को अगर हम शून्य के बराबर कर दें, किसके बराबर कर दें, अगर हम लिख दें पी एक्स बराबर शून्य, जहां पर पी एक्स ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहां पर आप एक बार ध्यान रखिए, यहां पे क्या होता था, यहां पर होता था कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a को ही आप शून्य कर दोगे तो फिर घात 2 रह ही नहीं जाएगी, पहला टर्म इसका शून्य हो जाएगा, है ना। और जहां पर a b c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, a b c ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये हम लोगों ने जब बहुपद पढ़ा था तभी देखा था। लेकिन इसी बहुपद को अगर आप शून्य के बराबर कर दो तो क्या हो जाता है, बहुपद से क्या बन जाता है, ये होता है आपका बहुपद, और ये हो जाता है नीचे आपका क्या, समीकरण, ठीक है, ये हो जाता है समीकरण। अच्छा, तो जब आप इसको शून्य के बराबर कर देते हो तो x के किन मानों के लिए ये शून्य होगा, उसी को यहां पर हम लोग बहुपद का बोलते थे शून्यक। क्या बोलते थे, शून्यक, ठीक है। और इसी को मैंने आपको वहीं पर भी बताया था कि जब समीकरण बना देते हैं तो समीकरण के क्या हो जाते हैं, उस बहुपद के जो शून्यक हैं उससे बनने वाले समीकरण के जब आपको 0 के बराबर कर देते रहो तो वो हो जाते हैं मूल, ठीक है। शून्यक को बोलते हैं जीरोस, और समीकरण के लिए मूल हो तो उसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, काफी इंटरेस्टिंग बात आती है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, यानी कि बीजगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो ये बोलती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद n घात का है, मान लीजिए a x की घात n धन b x की घात n माइनस 1 धन ऐसे ऐसे करके चलता चला जा रहा है, ठीक है, ये एक आपका बहुपद है। तो इसके कुल मिलाकर के कितने शून्यक होंगे, शून्यक होने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दोगे तो x के किन किन मानों के लिए शून्य होगा, तो आ जाता था इसके n वास्तविक शून्यक होंगे। कितने होंगे, n, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है 2 है, और उसके बाद से एक घात होना जरूरी नहीं है। जो बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात है, तो 2 घात का है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप x को 1 या ऋण 1 रखोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो x के किन मानों के लिए 0 है, तो प्लस माइनस 1 के लिए 0 है, 1 भी हो सकता है, ऋण 1 भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको बोल दूं मैं x ऋण 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे x ऋण 1 बराबर 0, क्योंकि 0 तो प्लस माइनस में कोई अंतर होता नहीं, आप इसको प्लस माइनस 0 लिखोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आपको x क्या मिला, यहां से आपको मिला है 1, तो यहां से आप कहोगे कि x का 1 ही मान आया। लेकिन आप कहोगे यार ये जो वास्तव में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर धन 1 ऋण 2x बराबर 0। तो आप कहोगे कि ये तो 2 घात का समीकरण जब बन रहा है तो इसके 2 रूट निकलने चाहिए, 2 मूल होने चाहिए। तो ये 1 मूल यहां पर आ रहा है। वास्तव में हम इसको बोलते ऐसे हैं कि इसके 2 मूल हैं, लेकिन दोनों मूल बराबर हैं, जो 1 है के बराबर है, ठीक है। 2 मूल है, x बराबर 1 है, ये 1 मूल नहीं है, दूसरा मूल भी इसका x बराबर 1 है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हमें 1 ही दिख रहा है, सीधा सीधा 2 तो दिख नहीं रहा है। तो वो 2 क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों ऐसे होते हैं, तो एक तो आप समझिए कि हमेशा जो आधारभूत प्रमेय है वो बताती है कि n वास्तविक मूल्य होंगे, n वास्तविक शून्य होंगे, बहुपद है, और अगर वो समीकरण है तो n वास्तविक मूल होंगे। वो कैसे हो जाते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट है और कक्षा 10 में सीधे तौर पर पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जब भी हम लोग मूल की बात करते हैं तो होता क्या है, जो आपका द्विघात समीकरण है उसका कुछ इस तरह से आकृति बनती है। तो शून्य क्या होते थे, एक यहाँ पे काट रहा है, आप पिछला जो अध्याय 2 था उसको याद करिए। इसी को जब धीरे धीरे ऊपर खिसकाते चले जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये ऐसे करके टच करके जा रहा होगा। तो हम लोग बोलते क्या है कि ये दोनों बिंदु जैसे आप इसके ऊपर लिखते जाओगे, ये पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और एक जगह पर कोइंसाइड कर जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि दोनों बिंदु मिलकर के एक ही बिंदु पर आ गए,
और क्योंकि दोनों बिंदु मिलकर के आए हैं इसलिए दोनों अलग अलग रूट्स हुआ करते थे। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन है जिसको हम लोग एक मैथमेटिशियन है, टीचर है, वो बोलते हैं फैंटम पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? फैंटम। फैंटम समझते हैं? एक प्रोडक्शन हाउस है मूवीज में, तो वो उसकी स्टार्टिंग आती है फा से फैंटम। फैंटम मतलब होता है कोई चीज ऐसी है जो आपको एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो है। जैसे प्रेत आत्माओं की बात की जाती है, मतलब वो है नहीं लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो है। ठीक है, भूत प्रेत और इन सब की जो बातें हैं तो उसको ही फैंटम समझ लीजिए। तो फैंटम पॉलिनोमियल, तो यहां पर जब हम लोग पैराबोला की बात करते हैं तो बोलते हैं फैंटम पैराबोला, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, फैंटम पैराबोला। ठीक है, फैंटम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं उसको, फैंटम पैराबोला बोलते हैं। तो उन मैथमेटिशियन का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको अच्छा लगेगा पढ़ लेना। बाकी क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको भी छोड़ देता हूं। अच्छा, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो मूल है आपके समीकरण के वही आपके बहुपद के क्या है? शून्य के। अच्छा, और जितनी घात का बहुपद होगा, जितनी घात का समीकरण होगा उतने ही मूल आएंगे। अगर बराबर मूल निकल जाता है तो हम ये नहीं बोलते कि इसका एक ही मूल है, हम बोलते हैं इसके दो मूल हैं और दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही एक के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक मत लिख करके आइएगा। अच्छा, अब इसी पर बेस जो हमारे किताब में पहला एक थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रखी है छोटी सी, उसको हल करते हैं। तो जो उदाहरण दे रखा है वास्तविक जीवन का वो दे रखा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी जो चौड़ाई है वो कुछ भी है, मान लीजिए x है, और उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x धन 1 हो जाएगी। अगर चौड़ाई आपने x मान ली तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x धन हो जाएगी। और बोला जा रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 300 वर्ग मीटर है, 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अच्छा, अब आयत की चौड़ाई होती क्या है? सॉरी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई ये है 2x धन 1, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर कितना है? 300। तो बोला गया है कि इसकी विमाएं ज्ञात करिए। अच्छा, तो एक तो बहुत ही साधारण तरीका है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने यहां पर समीकरण बनाया कैसे। हम लोगों ने मान लिया कि एक x है और जो लंबाई है वो 2x धन 1 है। क्यों? क्योंकि मैं सीधे ही अलग से कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने जब दो चर वाले समीकरण युग्म पढ़े थे तो वहां पर दोनों चीजों को अलग अलग मानना पड़ता था, उसमें हमें कुछ रिलेशन मिलता था। यहाँ पर मैं पहले से ही पता है कि चौड़ाई का 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो आप x के टर्म्स में मान लो एक और वेरिएबल या एक और चर लाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब समझो यार क्या हो गया, 2x धन 1 गुणे x बराबर कितना है? 300। क्या हो जाएगा ये? 2x की घात 2 धन x बराबर 300। इसी को आप मानक रूप में अगर लिखोगे, अब मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये होता है, देखिए, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, बाकी a b c क्या है? रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या है। ये हम लोग को पता था। इसी तरह से लिखा जाए, इसी तरह से लिखा जाए, मतलब जो x स्क्वायर है उसके गुणांक के साथ उसको पहले लिखा जाए, फिर x आए, फिर कोई कांस्टेंट पद यानी कि अचर पद है वो आए, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं मानक रूप। क्या बोल देते हैं? मानक रूप। तो मानक रूप में लिखने से फायदे भी होते हैं, काफी आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स के भी चांसेस कम हो जाते हैं और हमें दिख जाता है पहले से कि कितने घात का समीकरण है। x ऋण 300 बराबर 0। अच्छा, अब इसको कैसे हल किया जाए? तो कक्षा 9 में हम लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हल करना सीखा था। क्या किया था? जो मध्यम पद होता था उसको तोड़ करके हम लोग गुणनखंड कर ले जाते थे और गुणनखंड के सहारों से ही बहुपद वाले में भी हम लोगों ने देखा था, जो दूसरा अध्याय था हमारा, कि हम लोगों ने एक बार गुणनखंड कर लिए और अगर 0 के बराबर है तो जो अलग अलग गुणनखंड है, रैखिक गुणनखंड, अगर आप उनको 0 के बराबर कर दोगे तो वहां से x का वो मान मिल जाता है जिस पर ये पूरा का पूरा 0 हो रहा होगा। तो देखो यहां पर x का कुछ ऐसा मान होगा कि आप x का मान डालोगे और ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे सोचना बड़ा कठिन है। आप सोचोगे x का मान अगर 1 रखा तो कितना हो जाएगा? ये 1 गुणा 1 और फिर 2 से गुणा करोगे तो 2 धन 1 3 में से 300 घटाओगे तो -297 आएगा, तो 1 तो हो नहीं सकता। आप ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे तो बड़ा कठिन है, इसीलिए गुणनखंड इसको आसान बना देते हैं। अच्छा, अब मिडिल पास को तोड़ा कैसे जाता है? ये कितना है? ऋण 300। ये कितना है? 2x स्क्वायर। तो इसका जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए? ऋण 600x स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऋण 600x स्क्वायर। अच्छा, और जो उनका योग है वो धन x के बराबर होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा कुछ हो कि दो संख्याएं हैं जिसमें आप मतलब दो कितने x में कितने x को हम जोड़े या घटाएं कि उनका योग 1x के बराबर आ जाए और उन दोनों का गुणनफल 600x स्क्वायर के बराबर आ जाए। ठीक है, ये चीज है।
तो दो जो ऐसे कुछ कुछ हमें मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे। तो ऐसे मुझे देखने से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे वर्ग याद है और मैंने आपको बोल रखा है कि 50 तक के वर्ग और 30 तक के घन, ये याद कर लोगे ना तो काफी चीजें कैलकुलेशन आसान हो जाती है आपकी। 10th क्लास तक की तो बड़े आसान से, 10th नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कैट में दे रहे होते हैं एग्जामिनेशन, सारी जगह पर कैलकुलेशन बहुत आसानी से होने लग जाती है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पहले से ही कि 25 की घात 2 जो है ना वो होता है 625। अब इसमें अगर आप एक 25 कम कर दो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 25 में 24 गुणा कर रहे हो तो ये आपको 600 मिल जा रहा है। तो मुझे दिख जा रहा है कि 25 और 24 दो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे के एकदम अगल बगल हैं और उनका गुणनफल 600 आ रहा है और मैं 600 ही निकालना है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, 2x की घात 2 धन 25x ऋण 24x ऋण 300 बराबर 0। तो ये एकदम सही से स्प्लिट हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल है, देखो 25 में आप 24 गुणा करोगे 600 आ जाएगा और आपको ऋण चाहिए था तो एक ऋण का है तो यानी कि ऋण भी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर 2x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 25x दिख रहा है, तो आप क्या कॉमन क्या ले सकते हो, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा 2x धन 25, यहां से आपने क्या किया ऋण 24 कॉमन ले लिया तो क्या मिला आपको x धन 25, ये बराबर हो गया 0। और यहां से देखो क्या हो रहा है, 2x धन 25 को ये सॉरी यहाँ 24 नहीं, यहां पर हम 12 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 2x धन 25 निकालना है और ये वास्तव में 25 नहीं रहेगा, अब 25 हो जाएगा, नहीं तो 24 आप कॉमन लोगे तो बचाएगा 12.5, 12.5 तो निकालना नहीं, 25 लिखना है। तो 2x धन 25 को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आपको दूसरा क्या मिल गया x ऋण 12, ये बराबर 0। जैसे ही आपको ये मिल जाता है वहां से कहानी बहुत आसान हो जाती है। कैसे कहानी आसान हो जाती है भाई, ये जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 2x की घात 2 धन x ऋण 300, यही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। 2x धन 25, इसमें आप गुणा करोगे x ऋण 12 से तो आपको क्या मिल जाएगा, यही चीज मिल जाएगी। और जैसे ही आपको ये मिला वैसे आपका जीवन बड़ा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि ये तो 2 घात का है और ये है 1 घात का, तो 1 घात का है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रैखिक पद। अब रैखिक पद अगर आप 0 के बराबर कर रहे हो ना तो वहां से क्या हो जाता है, सीधे सीधे आप 2x धन 25, अब देखो 2 एक संख्या ये है, कोई संख्या है मान लो, और उसमें आप दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हो और जो उसका गुणनफल है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो 0 कब आ सकता है, ये 0 हो तब भी आ सकता है या ये 0 हो तब भी आ सकता है। तो x क्या हो सकता है, तो जब इसको आप 0 के बराबर करोगे, किसको, 2x धन 25 को, आपने 2x धन 25 को 0 के बराबर किया तो यहां से आपको x क्या मिल गया, आपको यहां से x मिल गया ऋण 12.5। अच्छा, तो एक तो आपका ये उत्तर आ गया। दूसरा आपने क्या किया, x ऋण 12, क्या किया, x ऋण 12 को 0 के बराबर किया तो यहां से आपको x मिल गया 12। ठीक है, दूसरा उत्तर आ गया। तो ये दोनों ही आपके उत्तर हो गए, है ना। अब ये वास्तव में दोनों उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये समझो, अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई लोगों को समझ में नहीं आती है। हमें क्या दे रखा था, हमें तो दे रखा था भाई एक आपका आयत है जिसकी जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुना उसकी लंबाई है। ठीक, हमने इसको x मान लिया, हमें x दे नहीं रखा था, हमने x क्या किया, मान लिया। ठीक, उसके बाद से अगर ये x है तो निश्चित रूप से ये 2x धन 1 होगी। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों में ये संबंध दे रखा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगर ये चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है तो आप इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा और वो आपको दे रखा है। तो आपने कुछ माना, मान करके एक समीकरण बनाया जो द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण जो बना है ना, उसको बना करके हल करना एक टेक्निक है, हमारी मूल प्रश्न का उत्तर लाना। समझ रहे हो, मूल प्रश्न ये है ना, किसी ने नहीं कहा कि आप x मानो, ये तो हमने मान लिया। क्यों, क्योंकि हमें जो तरीका पता है वहां से x मान करके हल करना आसान है। आई बात समझ में, वो तरीका हमें आता है। ऐसे अगर आपको x नहीं मानोगे और आप ऐसे बैठ के सोचो कि यार 300 स्क्वायर मीटर है और फिर आप बहुत देर तक दिमाग लगाओगे, तब कहीं जाकर के आप उत्तर दे पाओगे। क्यों, क्योंकि बीजगणित बहुत अच्छी टेक्निक्स लेकर के आती है, ऐसे टूल्स लेकर के आती है कि आपको उत्तर आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, द्विघात समीकरण बना दिया और जब उसको हल किया तो हमें 2 उसके रूट्स मिले, 2 मूल मिले, एक मिला ऋण 12.5 और एक मिला 12। तो क्या ये दोनों उत्तर है, दोनों उत्तर नहीं है। हमेशा ही जो समीकरण बनाने वाला काम है वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए, प्रश्न में थोड़ी बोला गया कि समीकरण बनाओ। आप समझ रहे हो, समीकरण हमने क्यों बनाया, क्योंकि वो हमारे लिए आसानी बना रहा है और आसानी के बाद से उसने हमें एक उत्तर दिया ऋण 12.5 और एक उत्तर दिया 12। अब हमें वापस अपना प्रश्न देखना पड़ेगा और प्रश्न में हम देखते हैं कि यार हमें लंबाई दे रखी है, तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है। हो सकती है क्या, जब लंबाई ऋणात्मक कभी हो नहीं सकती है तो ये जो हमें उत्तर मिला है अपनी टेक्निक से, ये उत्तर हमारे काम का नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर यहां पर हमारा जो दूसरा में उत्तर दे रखा है ना, वो वाला उत्तर हो जाएगा।
और वो कितना दे रखा है 12। तो अगर ये 12 है तो वास्तव में सोचिए ये आपका हो जाएगा 12 मीटर चौड़ाई, और ये कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24 और 1 25। तो अब आप 12 का 25 से गुणा करेंगे तो आपको 300 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि हमारे काम का उत्तर कौन सा है, ये। तो अगर हम सिर्फ समीकरण को हल करके वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं का उत्तर मान लेंगे दोनों को ही, तो वो फिर से गलती होगी। क्यों? क्योंकि समीकरण बनाना नहीं बोला गया था प्रश्न में, समीकरण हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत आसान भी है, क्योंकि बहुपद हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसी पर आधारित है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।